तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल ने गाजा पर तेज किए हवाई हमले, 3 दिन में मारे गए 184 से ज्यादा लोग। 26 म्यांमार नागरिकों को भेजा गया वापस। मणिपुर के सीएम बोले अवैध प्रवासियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तुरंत रिपोर्ट करें, अलर्ट पर रहे अस्पताल। चीन में HMPV वायरस का कहर, चौकन्नी हुई दिल्ली। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। किसान नेता डल्लेवाल का ऐलान, यह आर पार की लड़ाई है, MSP कानून बने तो ही अनशन होगा खत्म। चीन ने फिर दिया धोखा, लद्दाख के पास भूमि पर किया जबरन कब्जा और 2 नए काउंटी बनाए, भारत ने जताया कड़ा विरोध। मालदीव के बदले सुर, दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्री खलील ने कहा आभार, भारत ने हमेशा दिया हमारा साथ। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, सरकार में 50,000 गायों की हो रही हत्या। राहुल तेजस्वी से समर्थन की अपील, प्रशांत किशोर बोले मंच पर सबका स्वागत। साल 2025 में लाखों लोगों को बेरोजगार कर देगा AI, खुद OpenAI के CEO ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द, अरेस्ट वारंट के बाद अंतरिम सरकार का फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। इजराइल ने गाजा पर तेज किए हवाई हमले, 3 दिन में मारे गए 184 से ज्यादा लोग। दोस्तों गाजा में पिछले 3 दिनों से जारी इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 184 लोग मारे गए। हमास के गाजा स्थित मीडिया कार्यालय ने कहा है कि इजरायली सेना ने पिछले 72 घंटों में गाजा पट्टी पर 94 हवाई हमले किए, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 26 म्यांमार नागरिकों को भेजा गया वापस। मणिपुर के सीएम बोले अवैध प्रवासियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के सीएम N बीरेन सिंह ने रविवार को बताया कि राज्य की सीमा के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले 26 म्यांमार नागरिकों के एक समूह को रविवार को उनके देश वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध आवर्जन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार युद्ध से भाग रहे लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने, उनकी देखभाल और सम्मानजनक प्रस्थान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि राज्य अवैध प्रवासियों को मणिपुर में रहने की अनुमति देने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है। अधिकारियों ने कहा कि विदेशियों को राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के प्रतिनिधियों ने मोरे सीमावर्ती शहर में म्यांमार के अधिकारियों को सौंप दिया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तुरंत रिपोर्ट करें, अलर्ट पर रहें अस्पताल। चीन में HMPV वायरस का कहर, चौकन्नी हुई दिल्ली। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोआ वायरस यानी HMPV के फैलने से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लक्षण फ्लू जैसे हैं जो कोविड-19 के समान है। इस पर दुनिया के अलग अलग देश नजरें बनाए हुए हैं। इसको लेकर अब दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी रविवार यानी 5 जनवरी 2025 को ह्यूमन मेटान्यूमोआ वायरस और अन्य श्वसन वायरस से संबंधित होने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। दोस्तों बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द, अरेस्ट वारंट के बाद अंतरिम सरकार का फैसला। दोस्तों बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। यह फैसला नोबेल पुरस्कार विजेता और वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में लिया गया। यह कदम उन आपराधिक मामलों की कड़ी में आया है जिसमें शेख हसीना और उनके समर्थकों के नाम शामिल हैं। शेख हसीना समेत कुल 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। इनमें 22 लोग कथित अपहरण में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जबकि 75 अन्य लोगों पर पिछले वर्ष छात्र विरोधी आंदोलनों के दौरान हत्या के आरोप। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। साल 2025 में लाखों लोगों को बेरोजगार कर देगा AI, खुद OpenAI के CEO ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने
खुलासा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जल्द ही 2025 में हमारे कार्यबल में शामिल हो सकते हैं। आल्टमैन ने एक ब्लॉग पोस्ट में एआई में तेजी से हो रही प्रगति और यह तकनीक भविष्य में पूरे उद्योगों को कैसे नया रूप दे सकती है, इस पर भी चर्चा की। वहीं आल्टमैन ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि हमारा मानना है कि 2025 में हम पहले एआई एजेंट को कार्यबल में शामिल होते और कंपनियों के आउटपुट को बदलते हुए देख सकते हैं। आल्टमैन ने कहा कि केवल एआई एजेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट एआई सिस्टम भी आने वाले हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, सैम आल्टमैन ने यह भी कहा कि ओपन एआई जल्द ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई हासिल कर सकता है। एजीआई एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने में सक्षम है। इसकी वजह से नौकरियों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ ओपन एआई के सीईओ का कहना है कि चैट जीपीटी जैसे टूल लोगों की नौकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उनके काम को बेहतर बनाएंगे। आल्टमैन ने ये भी कहा कि इस तरह के एआई टूल लोगों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेंगे, न कि उनकी नौकरियां छीनेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। किसान नेता डल्लेवाल का ऐलान, यह आर पार की लड़ाई है, एमएसपी कानून बने तो ही अनशन होगा खत्म। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शनिवार को अपनी आमरण अनशन की 40वीं दिनगांठ मनाई। 70 वर्षीय डल्लेवाल जो कैंसर से पीड़ित हैं, इस वक्त अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना किसानों के हक में अनशन पर बैठे हुए हैं। वे संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक के संयोजक हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग कर रहे हैं। डल्लेवाल का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार संसदीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी कानून पारित नहीं करती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार इस कानून को लागू करती है तो वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने अब तक किसी भी चिकित्सा सहायता को ठुकरा दिया और अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चीन ने फिर दिया धोखा, लद्दाख के पास भूमि पर किया जबरन कब्जा और 2 नए काउंटी बनाए, भारत ने जताया कड़ा विरोध। दोस्तों, चीन ने हाल ही में होतान प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा की है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र की भूमि को शामिल करती है। इसके विरोध में भारत ने चीन से औपचारिक रूप से आपत्ति जताई और क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का पुनः प्रमाण दिया है। साथ ही भारत ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चीन ने लद्दाख के पास हमारी भूमि पर अवैध और जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने 2 नए काउंटी भी बनाए हैं। भारत ने इसका ठोस विरोध दर्ज कराया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, सरकार में 50,000 गायों की हो रही हत्या। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार 4 जनवरी को एक विवादित बयान दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में प्रतिदिन 50,000 गायों की हत्या की जा रही है और यह सब सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। गुर्जर ने दावा किया कि यह हत्या लूट मचाने के उद्देश्य से की जा रही है और इसके लिए मुख्य जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी हैं। गुर्जर ने आगे कहा, हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गायें कट रही हैं और ये अधिकारी गाय के पैसे खा रहे हैं। पूरी व्यवस्था में लूट मची है। चीफ सेक्रेटरी इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हैं। उनका यह बयान राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा सकता है। विधायक का यह आरोप पूरी यूपी सरकार की नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया का कारण भी बन सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव के बदले सुर, दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्री खलील ने कहा, आभार, भारत ने हमेशा दिया हमारा साथ। दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील हाल ही में 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में आर्थिक, समुद्री सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और मालदीव के रिश्ते पहले कुछ समय तक तनावपूर्ण रहे थे, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखा जा रहा है। इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि भारत हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। उन्होंने भारत की मदद का आभार व्यक्त करते हुए वे इस बात को सामने लाए कि भारतीय सरकार ने मालदीव के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा अपना समर्थन दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मौके पर कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा है और यह देश भारत की पड़ोसी पहले
पहले नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जयशंकर ने कहा, हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को बढ़ाया है और भारत की प्राथमिकता हमेशा मालदीव और अन्य पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। बैठक के दौरान भारत और मालदीव ने सीमा पार व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रूपरेखा पर सहमति जताई। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा देना और मुद्रा विनिमय में आसानी लाना है,